हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप नेट सेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो यह लेक्चर जो है आपको काम आने वाला है। नेट जो नेशनल लेवल पर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी में जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यदि हमारा क्वालिफाइंग स्कोर जो है ज्यादा आता है, और सेट जो कि हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो हम जो है बात करेंगे आज इसके सिलेबस की। तो स्टूडेंट, नेट जेआरएफ और सेट का सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें यूनिट फर्स्ट व्यवसायिक वातावरण और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की है, जिसमें हम इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के बारे में और बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे। लेखांकन और अंकेक्षण, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें हम जो है अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऑडिटिंग को समझेंगे। फिर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र। फिर है व्यवसायिक वित्त, बिजनेस फाइनेंस। फिर है व्यवसायिक सांख्यिकी व शोध विधि, इसमें हम स्टेटिस्टिक्स को समझेंगे और रिसर्च की जो मेथड्स है उसको समझेंगे। व्यवसायिक प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध, बिजनेस मैनेजमेंट को समझेंगे हम। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है वो इसमें इंक्लूडेड है। फिर देन है आपकी 7th नंबर की यूनिट है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं, विपणन प्रबंध, 8th यूनिट है। 9th यूनिट है व्यवसाय के कानूनी पहलू, और 10th यूनिट है आयकर और निगम कर योजना। तो यदि नेट सेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन 10 यूनिट को पढ़ना है, और ये 10 यूनिट्स जो हैं समझ लीजिए आपकी पूरे कॉमर्स सब्जेक्ट को कवर अप करती है। तो हम यहाँ पर जो है जो स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर, वो यूनिट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं एक कंसेप्ट बेसिस पे, क्योंकि हम जो है क्वेश्चन सभी यूनिट्स में से इक्विवेलेंट आते हैं। हम एक कंसेप्ट वाइज, इकोनॉमिक्स जो है टफ पड़ती है, तो उसके कंसेप्ट को जो है फोकस करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में जो टॉपिक्स हमें कवर करना है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र कवर करना है, उसका अर्थ व विषय और क्षेत्र देखना है। व्यावसायिक फर्मों का क्या उद्देश्य होता है वो हमें देखना है। मांग विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, लॉ ऑफ डिमांड, मांग की लोच, ये जो है इसमें देखना हमें। उपभोक्ता का व्यवहार हमें देखना है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम देखना है। लागत के सिद्धांत, कीमत निर्धारण, अलग अलग प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार में, और कीमत निर्धारण रणनीतियां। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें किस यूनिट में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में हमें इतने टॉपिक कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझें तो यहाँ व्यवसायिक और अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। व्यवसाय मतलब हमारा बिजनेस, और प्लस किया है अर्थशास्त्र। तो सिंपल से शब्दों में हम समझें कि बिजनेस में आने वाली समस्याएं, बिजनेस में लिए जाने वाले निर्णयों में यदि हम अर्थशास्त्र के नियमों का, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करें तो वह बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। सिंपल शाब्दिक मीनिंग जो है इसका क्या होता है कि जब हम अर्थशास्त्र के नियमों का, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवसाय में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में या मदद के उद्देश्य से हम उपयोग करते हैं तो वह व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब व्यावसायिक जो अर्थशास्त्र है वह सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र का एक नियम जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी मांग जो है वह कम हो जाती है। ये मांग का नियम कहता है। ये कहता है इसके जस्ट अपोजिट कि यदि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है
तो मांग बढ़ जाती है। यह सिंपल सा मांग का नियम है। अब व्यवसाय की परिभाषा, व्यवसाय में यह समस्या आती है कि कोई भी उत्पादक जो है माल को बना रहा है तो वह मूल्य निर्धारित करता है। कोई पेन की फैक्ट्री वाला व्यापारी है जो बना रहा है पेन, अब उसे मूल्य निर्धारित करना है तो डेफिनेटली वह मांग के नियम को ध्यान रखेगा और अपनी प्राइस को डिसाइड करेगा। और बीच बीच में जब भी उसको अपने पेन की प्राइस को कम या ज्यादा करना होगा तो डेफिनेटली वह मांग के नियम को ध्यान रखेगा। इसी प्रकार जो है वह लागत संबंधी अर्थशास्त्र के नियम होते हैं। ये जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह भी इसमें व्यवसाय की समस्याओं को सुलझाने में हेल्प करता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको समझ में आया कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप है जिसे फर्म के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। फर्म के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें अर्थशास्त्र के आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग व्यवसाय की व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में किया जाता है। क्लियर ये चीज आपको? अब कुछ परिभाषाएं आपको आ सकती हैं, जैसे बेट्स व पार्किंसन ने इस चीज को कैसे कहा है। तो बेट्स और पार्किंसन का कहना है कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र सिद्धांत व व्यवहार में फर्म के व्यवहार का अध्ययन है। फर्म के व्यवहार का अध्ययन है। देखिए, आर्थिक सिद्धांत और व्यवहार, ये दो शब्द जो है व्यवसायिक अर्थशास्त्र में जरूर मिलेंगे। इसी चीज को बेट्स व पार्किंसन ने क्या कहा है कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत व व्यवहार में, मतलब सिद्धांत मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांत लिए जाएंगे और व्यवहार मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शन या प्रैक्टिकली जो है हम बिजनेस को देखेंगे। तो सिद्धांत का कितना हमने बिजनेस में उपयोग किया है उसमें फर्म के व्यवहार का अध्ययन है। फर्म किस तरीके से बिहेव कर रही है, व्यवहार कर रही है, उसका अध्ययन है। तो ये बेट्स व पार्किंसन की परिभाषा है। ऐसे ही स्पेंसर व सेलिगमैन की परिभाषा क्या बोलती है? तो स्पेंसर व सेलिगमैन ने कहा है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत व व्यावसायिक व्यवहारों का इस प्रकार समन्वय है जिससे फर्म के भविष्य से संबंधित नियोजन किए जा सके और योजना बनाई जा सके। ये स्पेंसर व सेलिगमैन ने कहा है। देखिए, डेफिनेशंस जो है बहुत सारी है, हम कुछ एक सेलेक्टेड जो है हमें आ सकता है कि ये परिभाषा किसने दी या ये परिभाषा जो है किसने दी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितनी पढ़ सकते हैं। अब इनको याद करने का तरीका कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? तो देखिए, दोनों ने ही जो है सिद्धांत और व्यवहारों की बात की है। अब आप यदि स्पेंसर व सेलिगमैन की बात कर रहे हैं तो आप ऐसा याद रखेंगे कि स्पेंसर व सेलिगमैन ने एक तो समन्वय वर्ड का उपयोग किया है और इन्होंने कहा है कि भविष्य में योजना बनाने में सहायक हो, और इन्होंने क्या कहा है? फर्म के व्यवहार का अध्ययन। तो इस एक कीवर्ड से आप डेफिनेशन किसकी है वह याद रख सकते हैं। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र आपको समझ में आ गया क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम समझेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर क्या होता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वह कला व विज्ञान दोनों है, या हम बोल सकते हैं कलात्मक विज्ञान है। कैसे? तो सबसे पहले हम समझ लें कि कला क्या होता है। तो कला किसी भी कार्य को कार्य को करना एक बात होती है और कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना,
कम से कम साधनों में अधिक से अधिक लाभ मिले या अधिक से अधिक काम हो, वह कला कहती है। तो इस नजरिए से हम देखें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वह कला है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो फर्म की समस्याएं हैं उनको हम सीमित साधनों में अधिक से अधिक लाभ हो, कम से कम संसाधनों में हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, इसका ध्यान रखा जाता है। और आर्थिक संसाधनों का या सीमित संसाधनों का हम बेहतर उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और भविष्य में ग्रोथ की क्या चांसेस है, उसको ध्यान में रखते हुए हम सारी नीतियां बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हर कार्य को व्यवस्थित तरीके से करते हैं। तो यह जो है कला को डिनोट करता है। तो इस रीजन से व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वह कला है। ठीक है। और विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान जो है वह कारण और परिणाम से संबंधित होता है। दूसरा विज्ञान का नियम है कि वह यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। जैसे जो है हम कोई चीज ऊपर फेंके तो वह नीचे ही आती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये इंडिया में भी सही है और हम किसी बाहर सिटी में कहीं दूसरे कंट्री में बात करें तो वहां भी यह सिद्धांत लागू होता है। मतलब विज्ञान के ये कारण और परिणाम, यदि वस्तु ऊपर आसमान की तरफ उछाली गई है तो वह नीचे ही गिरेगी गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण। तो यह नियम कारण और परिणाम से संबंधित है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र है इसमें भी आर्थिक सिद्धांत जो वो उपयोग किए जाते हैं वो निश्चित कारण और परिणाम से संबंधित है। जैसे उदाहरण के लिए हमने मांग का नियम पढ़ा, तो मांग का नियम भारत में लागू हो रहा है तो बाहर दूसरी कंट्री में भी लागू होगा और कारण और परिणाम से जुड़े हुए हैं। जैसे हम किसी वस्तु का मांग बढ़ाना चाहते हैं, किसी वस्तु की डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, तो पहली स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, रणनीति, कि हम उस वस्तु की प्राइस कम कर दें। तो ये कारण और परिणाम से संबंधित हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वह विज्ञान भी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति होती है कला, विज्ञान, कलात्मक विज्ञान अथवा कोई नहीं। तो यह कला और विज्ञान दोनों है। अब हम देखेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र या विषय सामग्री, मतलब कि हम कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से जो एरिया है जहां पर व्यावसायिक अर्थशास्त्र काम करता है। तो स्टूडेंट बहुत इजी है ये चीज, क्योंकि हमने क्या देखा कि बिजनेस में आने वाली समस्याएं या बिजनेस में हम जिन कार्य को करते हैं उसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग। तो हम उसको देखें तो पहला जैसे हमारा है मांग विश्लेषण। हम सबसे पहले काम, जब हम कोई फैक्ट्री जो है स्थापित करते हैं तो हमें वहां पर प्रोडक्ट बनाना होता है। तो प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है, उसकी जो है मात्रा कितनी रखनी है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हमारा बेस होता है कि उसकी मांग कितनी होने वाली है, मांग जो है उस प्रोडक्ट की कितनी रहने वाली है। तो इसमें जो है मांग विश्लेषण करते समय की मांग की कितनी मात्रा होगी, मांग की लोच कैसी होगी, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे के टॉपिक्स में। इसके अलावा मांग के प्रकार कौन सा होगा, कीमत है, आय लोच है, तो वह सब चीजें जो हैं, मांग स्थिर रहने वाली है, अस्थिर रहने वाली है, बाजार की मांग क्या है, एकल मांग क्या है, यह सब चीजें जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र में काम आती हैं या शामिल की जाती हैं। फिर उत्पादन विश्लेषण, हम कितना उत्पादन करेंगे, एक बार में हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना सप्लाई करेंगे, यह जो है बिजनेस में जब हम प्रोडक्शन का कार्य करते हैं तब हमें डिसाइड करना होता है। तो उसमें जो है अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। ऐसी लागत विश्लेषण करना, लागत मीन समझते हैं किसी भी वस्तु को बनने में लगने वाला खर्चा। तो डेफिनेटली हमें जो है किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करनी होती है। कीमत हम किस आधार पर निकालते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है, उसमें हम प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करते हैं। तो डेफिनेटली हर बिजनेसमैन को जो प्रोडक्शन का कार्य कर रहा है उसको कॉस्ट जो है लागत निकालनी ही होगी। तो लागत का विश्लेषण जो है, फिर लागत जो है इसलिए भी जरूरी है कि
कम से कम साधनों में उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, लागत को कम से कम करना है, तो इन सब के लिए उसे अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। फिर मूल्य संबंधी निर्णय, डेफिनेटली मूल्य जो है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहता है। यदि एकाधिकार की स्थिति है, मोनोपोली है, यदि पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, यदि अल्पाधिकार है, ओलिगोपोली है, तो इन सब में मूल्य निर्धारण की जो है टेक्निक्स अलग अलग होती है और समय समय पर हमें मूल्य को विश्लेषण करना होता है और मूल्य में परिवर्तन करना होता है। तो इन सब में हमें अर्थशास्त्र के नियम की जरूरत रहेगी। फिर उपभोक्ता का व्यवहार, हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि कस्टमर की जो है चॉइस में, रुचि में, फैशन में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। तो यह सब एनालिसिस कहाँ से होती है? जो मार्केट की एनालिसिस की जाती है प्रोडक्ट को बनाने से पहले। आज हम देखेंगे कि साबुन जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्रेग्रेंस अवेलेबल हैं, अलग अलग प्रकार की खुशबू वाले साबुन अवेलेबल हैं। तो वह जो है एनालिसिस कहाँ से आई है? उपभोक्ता के व्यवहार। क्यों कंपनियां इतने प्रकार की फ्रेग्रेंस के जो है परफ्यूम्स, साबुन, अगरबत्ती जो है बना रही है? कस्टमर की रुचि में परिवर्तन हो रहा है, उनके टेस्ट में जो है अलग अलग प्रकार के कस्टमर जो है मार्केट में है। तो ये सब एनालिसिस जो है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर कैपिटल मैनेजमेंट, सबसे मेन जो किसी भी बिजनेसमैन का मेन पर्पस होता है लाभ को कमाना, और वह जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, पूंजी लगा रहा है बिजनेस में, उससे उसे रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले। उसने 1 लाख रुपए यदि लगाए हैं तो उसपे वह चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, वापसी मिले, 20% मिले, 30% मिले और 50 तक भी पहुंचे। तो पूंजी का मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, उसे स्थायी पूंजी में कितना व्यय करना है, उसे कार्यशील पूंजी में कितना व्यय करना है, यह सब जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स की मटेरियल है। लाभ प्रबंधन, मेन मोटो ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस स्थापित इसलिए किया जाता है कि उसको जो है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अब प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब पूंजी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, कॉस्ट जो है लागत पर नियंत्रण उसका होगा और उपभोक्ता के व्यवहार का जो है बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेगा, तो लाभ प्रबंधन होगा। और प्रतियोगिता व बाजार, डेफिनेटली प्रेजेंट सिचुएशन में यदि हम देखें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक मार्केट में एंटर होना इजी है, लेकिन स्टेबल बने रहना, कंसिस्टेंसी बने रहना और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा एक जैसा रहे, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी हो गया है। तो उसके लिए हमें कॉम्पिटिटर की पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में, रणनीति के बारे में पता होना चाहिए। तो ये है व्यवसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र, कहाँ तक बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वह फैला हुआ है, जहां हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे व्यवसायिक अर्थशास्त्र का महत्व। तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र में हमने विषय सामग्री देख ली, हमने यह समझ लिया है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र किस प्रकार से उपयोग में आता है। तो डेफिनेटली इसके महत्व को आप लॉजिकली खुद बना सकते हैं, समझ में आ जाएंगे आपको। हमने ये देखा कि किसी भी बिजनेसमैन को जो उत्पादक है वह क्या करता है? प्रोडक्शन कार्य करता है। तो उसे मांग का विश्लेषण करने की जरूरत होती है कि कितना माल बनाए। उसे यह भी सोचना होता है कि माल की कीमत कितनी निर्धारित हो। उसे लागत के बारे में सोचना होता है। उसे उत्पादन जो है स्टॉक कितना करके रखा जाए। उसे पूंजी किस प्रकार से मैनेज की जाए कि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। लाभ वह किस प्रकार से ज्यादा कमा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं महत्व के लिए, बाकी महत्व जो है आप लॉजिकली वैसे खुद ही समझ सकते हैं। अनिश्चितता में निश्चितता कैसे? चूंकि व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो है आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग है या आर्थिक सिद्धांतों और व्यवहार का समन्वय है, जिसके द्वारा हम भविष्य में जो योजनाएं हैं उसको इजी तरीके से, सरल तरीके से बना सकते हैं। तो अनिश्चितता की स्थिति रहती है बिजनेसमैन के सामने कि मैं कितना माल बनाऊं, कितनी मांग होगी, क्या मूल्य रखूं, कितनी लागत लगेगी, यह सब अनिश्चितता की स्थिति है। पैसे मेरे पास कम है, लिमिटेड है, मुझे ये सारे काम करने हैं, कैसे मैनेज करूं? तो यह सब अनिश्चितता की स्थिति है। उसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वह निश्चितता लाता है। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका उपयोग करके हमारे जो कंफ्यूजन्स रहते हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस रहती है कि इसमें से मैं इसको लूं,
उसको क्लियर करता है। ठीक है, सिद्धांत व व्यवहार में समन्वय, यह तो बेसिक इसका जो है कंसेप्ट है, महत्व है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है सिद्धांत, जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत है और व्यवहारिक जो समस्या है उसमें समन्वय स्थापित करता है। पूर्वानुमान में सहायक, डेफिनेटली हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि कितना माल बनाया जाए, कितनी मांग रख होगी। फिर बाह्य आर्थिक जगत को समझने में सहायक, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर के फैशन में क्या चेंज आ रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, कंपटीशन में जो कंपनीज हैं वो किस प्रकार के प्रोडक्ट ला रही हैं, यह सब जो है हम एनालिसिस करते हैं। फिर निर्णय लेने में डेफिनेटली विभिन्न प्रकार की जो हमारे मन में थॉट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको निर्णय लेने में हेल्प करता है। फिर व्यवसायिक पूंजी पर प्रत्यय की दर का निर्धारण, जो हमने कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है, पूंजी की परिभाषा यहाँ पर शॉर्ट में समझ लें कि बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी पैसा, भवन, भूमि बिजनेसमैन के द्वारा लगाई जाती है वह पूंजी कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। ध्यान देना, बिजनेस स्टार्ट करते समय या बीच में हम कभी बिजनेस को ग्रो करने का सोच रहे हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट यदि उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है तो वह भी पूंजी कहलाती है। पूंजी केवल नगद नहीं होती है, पूंजी भवन, भूमि और स्टॉक या ऋण के रूप में भी, ऋण लेकर भी जो है बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, तो वह ऋण पूंजी कहलाती है। तो क्लियर ये आपको। फिर है प्रभावी प्रबंध, यदि आप प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहते हैं कि हम जो भी योजना बना रहे हैं वह व्यवहारिक रूप में सक्सेसफुल रहे, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वह बहुत हेल्प करता है। अब इसमें जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं दोनों। अब हम बात कर रहे हैं व्यवसायिक फर्मों का उद्देश्य। तो सबसे पहले व्यवसायिक फर्म क्या होती है? फर्म जो है उत्पादक का समूह, मतलब फर्म मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्यवसायिक फर्मों के उद्देश्य, मतलब हम इसमें उन लोगों को शामिल करेंगे जो कि उत्पादन का कार्य कर रही हैं, जो रिटेल बिजनेस करती है, फुटकर व्यापारी हैं, माल को खरीदते बेचते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो भी कंपनी, फिर चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो, सार्वजनिक कंपनी हो या संयुक्त स्कंध प्रमंडल हो या फिर जो है सोसाइटी हो, फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सिंगल व्यापारी हो, कोई भी हो, वह फर्म कहलाएगा यदि वह उत्पादक है जो कि माल को बनाता है। तो उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? अब बहुत कोरिलेट कर पाएंगे। व्यवसायिक फर्म मतलब जो माल को बना रहा है, पहला उसका उद्देश्य क्या होगा? आर्थिक उद्देश्य। हमने इसमें ओवरऑल कवर किया है। आर्थिक उद्देश्य डेफिनेटली हर फर्म यानी हर उत्पादक क्या चाहता है, वह बिजनेस इसलिए या फैक्ट्री ही इसलिए लगाता है कि उसे प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट किस तरीके से हो? कम से कम साधनों में अधिक से अधिक लाभ। तो ये उसका आर्थिक उद्देश्य हो गया। सामाजिक उद्देश्य, चूंकि जो फर्म है, जो उत्पादक है, वह सोसाइटी में ही काम करता है, तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज को नुकसान न पहुंचे इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना और समाज में जो चल रहा है उसके हिसाब से काम करना। फिर मानव उद्देश्य, वही चीज है कि चूंकि फर्म जो है एक बहुत बड़े लेवल पर मानव से कनेक्ट है, जैसे वह माल खरीदती है तो जो कच्ची माल की आपूर्ति, जो आपूर्तिकर्ता होते हैं उससे खरीदती है, माल जो बेचती है वह भी जो है मानव होता है, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में वह एम्प्लॉय के तौर पे रखती है। तो यह फर्म का उद्देश्य, फर्म की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी, उद्देश्य है कि वह जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। ठीक है। और राष्ट्रीय उद्देश्य, डेफिनेटली हम सभी जो हैं देश के प्रति वफादार हैं, तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें यह ध्यान रखें, यह उद्देश्य होता है फर्म का कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं एक तो वह हार्मफुल ना हो, अतिरिक्त प्रॉफिट न कमाया जाए और किसी भी प्रकार के कंपटीशन में किसी भी प्रकार की गलत भावना न रखी जाए। तो ये है व्यावसायिक फर्मों के उद्देश्य। क्लियर ये चीज? व्यावसायिक फर्म समझ में आया? इस पर एक ऑब्जेक्टिव इट में भी बन सकता है। तो ये है हमारा एक 3 टॉपिक जो है यहाँ पर इस यूनिट के कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, जो कि है मांग विश्लेषण
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह मानकर चलिए कि इसमें से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो है जरूर फ्रेम हो सकते हैं। तो मांग के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मांग क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या होता है, मांग की लोच, मांग वक्र, मांग का विश्लेषण, यह सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिमांड, मांग क्या होती है। यस, तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए मिस्टर मोहन है, उन्हें जो कपड़े खरीदने का सोच रहे हैं। अब कपड़े खरीदने का सोचना, इच्छा है उनकी कि उन्हें कपड़े खरीदना है, तो क्या वह मांग बन गई क्या? मार्केट में वह डिमांड बन गई क्या? नहीं बनेगी। मिस्टर मोहन के पास कपड़े खरीदना है और पैसे भी हैं, सोच रहे हैं कि मुझे जाना है मार्केट और मुझे कपड़े खरीदना है, तो क्या यह डिमांड बन गई? नहीं बनी। वह डिमांड, मांग कब बनेगी? जब वह मिस्टर मोहन के मन में इच्छा है कि मुझे खरीदना है, पैसे भी हैं, पर्याप्त साधन भी हैं, और वह उस सामान को खरीदने, उस कपड़ों को खरीदने जा रहे हैं या तत्परता दिखा रहे हैं, तैयार हैं, तो वह कहलाती है मांग। इट मीन्स किसी भी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जिसमें तीन बातें सम्मिलित होती है। पहला, उस वस्तु को खरीदने की इच्छा। ठीक है, मांग कब बनती है? तो पहली हो गई आपको उस वस्तु को खरीदने की इच्छा, वस्तु खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी चीज है उस वस्तु को खरीदने की इच्छा, जैसे हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, क्या वो सब डिमांड बन जाती हैं? नहीं बनती हैं। वस्तु को खरीदने की शक्ति, वस्तु खरीदने के लिए साधन, या हम बोले शक्ति, पर्याप्त साधन होना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि हम घर में एसी लगवा लें, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी सिर्फ इच्छा है, आप सोच रहे हैं। यह डिमांड कब बनेगी? जब एसी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे रहेंगे और हम उस पैसों को, पैसे होना भी जो है डिमांड नहीं बनती है, पैसे हैं हमारे पास, लेकिन जब हम उस पैसों से हमारी उस इच्छा की पूर्ति करने को तैयार हो जाते हैं। तो तीसरी हमारी होती है खरीदने की तत्परता, उस वस्तु को खरीदने की तत्परता, तैयार है हम खरीदने के लिए, तो ही वह डिमांड बनेगी। तो डिमांड में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी डिमांड या किसी भी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जो किसी विशेष, किसी मूल्य पर जो है उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाती है, जिसमें तीन बातें निहित होती है। उस वस्तु को खरीदने की इच्छा, और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए या वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त साधन, और वस्तु को खरीदने की तत्परता। साधन मौजूद है लेकिन हम खरीदने नहीं जा रहे हैं, तब तक वह मांग नहीं बनेगी। आया आपको समझ में? मांग जो है क्या होती है? किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु की मांगी गई मात्रा। क्लियर? अब जे.एस. मिल ने जो है इसके बारे में क्या कहा है, इसके पहले हम इनकी समझ लेते हैं क्योंकि वह इससे रिलेटेड है। पेंसन ने कहा है कि मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा है, प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें निम्न तीन बातें सम्मिलित हैं। ठीक है, कौन सी तीन बातें? ये तो ये हम इसलिए याद रख रहे हैं कि हमें यह पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा किसने दी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह पेंसन की परिभाषा। ठीक है, अब जे.एस. मिल ने क्या कहा है? जे.एस. मिल ने जो है कहा है कि मांग का अभिप्राय वह मात्रा होती है जो निश्चित नहीं होती है, अलग अलग मूल्य पर परिवर्तित हो सकती है। मांग वस्तु की मात्रा होती है जो निश्चित तो नहीं होती है,
जैसे निश्चित नहीं मतलब कि 10 रुपए यदि प्राइस है तो वह 10 क्वांटिटी मांग रहा है, यदि उसकी प्राइस जो है 9 रुपए हो गई है तो उसने 12 मांग ली। इस प्रकार से मांग जो है वो मांग तो है, वस्तु की मात्रा होती है, क्वांटिटी हम मांगते हैं, डिमांड करते हैं दुकान पे जाके, जो निश्चित नहीं होती है बल्कि मूल्य के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। लेकिन मांग तो होती है, मूल्य जहां परिवर्तित हुए कस्टमर जाकर डिमांड तो करता है। ठीक है, ऐसे ही जो है बेनम ने कहा है कि किसी दिए हुए मूल्य पर, किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस मूल्य पर मांगी जाती है। मतलब यही चीज है कि यह जो है मांग कहलाएगी किस मूल्य पर, इस मूल्य पर 10 रुपए मूल्य पर मांग कितनी है, तो ये क्या कहलाएगी, डिमांड। यही बेनम कह रहे हैं कि यदि किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग, दिए हुए मूल्य पर मान लीजिए 15 रुपए है, ठीक है, कोई भी वस्तु हम ले लें जैसे साबुन है ना, उदाहरण के लिए, कि वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो उस मूल्य पर मांगी जाती है। 15 रुपए प्राइस पर मान लीजिए जो है वह 10 साबुन मांग रहा है, तो ये क्या हो गई, उसकी मांग हो गई। तो बेनम ने इसको मूल्य से जोड़ा है। पेंसन ने जो है एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, क्लियर, जिसमें 3 बातें सम्मिलित है। वह 3 बातें कौन सी है, उस वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, वस्तु को खरीदने के साधन मतलब पैसा भी होना चाहिए, और पैसा भी है, इच्छा भी है, लेकिन वो खरीदने नहीं गया है तो वह डिमांड नहीं बनेगी, उस वस्तु को खरीदने के लिए वह तैयार भी होना चाहिए। तो ये है स्टूडेंट डिमांड क्या होती है, क्लियर।